नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा करने वाले हैं पाइल्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में। पाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है, इसके सिम्टम्स किस प्रकार हैं, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए जिससे पाइल्स से बचा जा सकता है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पाइल्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र काले एंड डॉक्टर लता काले फ्रॉम काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल डिगोरी नागपुर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है यूसीएन स्टूडियो में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी पाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पाइल्स के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि एनल रीजन में जो भी डिसीज होता है, कॉमन कॉल्ड जो पेशेंट्स है या पब्लिक है वो उसी को पाइल्स बोलते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर लेके जाऊँ तो व्हाट इज द पाइल्स। मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऐसा होता है कि जहाँ पर एनल रीजन दिस इज द एंड पार्ट ऑफ एनल कैनल। तो एनल कैनल के ऊपर रहता है रेक्टम। रेक्टम में जो कॉलम्स बनते हैं वो कॉलम में होने वाला डिसीज मतलब पाइल्स। ये पाइलर से पाइल्स बना हुआ है। तो यूजुअली लोगों को ये मेडिकल टर्म समझते नहीं है। किसी एक ने बोल दिया पाइल्स, मराठी में हो गया, हिंदी में हो गया बवासीर, मराठी में हो गया मोवैद। तो वो तीन ही वर्ड लेके लोग चलते रहते हैं। एक्चुअली एनल रीजन में नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 50 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स है। बट ये 50 डिसऑर्डर के बारे में पेशेंट को या कॉमन कॉल पब्लिक को कुछ पता नहीं था कि क्या एग्जैक्टली है। बस आपको मेरे कम्युनिकेशन के लिए हो जाता है कि पाइल्स बोल दिया तो मैं आपको इसके वजह से मेडिसिन दे दूंगा। तो इस प्रकार होता है। तो पाइल्स ये एनल रीजन में होने वाला एक डिसीज है। बट हम लोग थोड़ा सा ऐसा जाएंगे कि पाइल्स ही नहीं, वहाँ पर अलग तरीके की बीमारियां भी होती है। तो आगे चल के हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर कितने प्रकार की बीमारियां होती है। और इसके रीजंस क्या है मैम, आप बताइए। एक्चुअली जो आज की जो एरा है हमारा, वो जो फास्ट एरा चल रहा है और लाइफस्टाइल जो एकदम चेंज हो गया है, लोगों का खाने का हैबिट्स चेंज हो गया, जंक फूड ज्यादा खाते हैं लोग। क्योंकि हर कोई आजकल तो करियर ओरिएंटेड हो गया है, भागना चाहता है, जो हाथ में आया वो खा लेता है। उनका कोई टाइमिंग नहीं है खाने का नहीं और सोने का भी नहीं। एक्चुअली जो हमारा डाइट रात का जो खाना है और उसमें और सोने में जो हमको 2.5 से 3 घंटे का फर्क रखना चाहिए वो तो होता ही नहीं है। लोग घर पहुँचते हैं 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे, 9:30, 10 बजे खाना खाते हैं और 10:30, 11 बजे सो जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग। 6, साढ़े 6 बजे खाना होने पर 2 से 2.5 घंटे हमको कुछ तो बैठो, घूम के और कुछ करो, उसके बाद सो। ये एक रूटीन है। उसके अलावा जब हम लोग खाने में जो प्रिकॉशन, दाल चावल सब्जी रोटी, ये जो खाना है ये तो बहुत कम, काफी सारे जगह ब्रेड बिस्किट टोस्ट का इतना ज्यादा यूज। मॉर्निंग में उनका ब्रेकफास्ट भी शुरू होता है कि ब्रेड जैम एंड ऑल। तो वो जितने भी जंक फूड्स का जितना ज्यादा यूज हो रहा है, लोग कुछ भी बाहर खा लेते हैं। टाइम नहीं मिला घर में, बाहर ही खा लिया, जहाँ खड़े हो गए वहीं खा लिया। इन्फेक्टेड फूड भी, रास्ते पे भी लोग कुछ भी खा लेते हैं। जंक फूड काफी और कहीं पे भी हाइजीन का किसी को कोई टेंशन नहीं है कि ये हाइजीनिक फूड है नहीं है। तो दीज आर ऑल कॉजेज दिस थिंग्स। एक्चुअली इन्फेक्शंस के कारण भी बहुत सारी एनल रीजन में डिसीजेज होती है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ ऐसे फूड जो जंक फूड जिसमें मैदा और इसका प्रमाण ज्यादा रहता है, जैसे कि नूडल्स एंड ब्रेड्स एंड पिज्जा, बर्गर्स एंड ऑल, इवन नॉन वेज। These all things they causes ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी हार्ड मोशंस होते हैं, उससे मोशंस प्रॉपरली पास नहीं होते। उसके अलावा पेशेंट सेकेंड डे उसको कितना कॉन्स्टिपेशन होगा उसको भी आइडिया नहीं रहता। तो एट वंस जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके कारण इंजरीज होके एनल रीजन में पाइल्स डिसीज होती है। मुझे थोड़ा बहुत पता है, कहते हैं कि नॉनवेज या फिर स्पाइसी फूड, या क्योंकि कई रिलीजन्स में, कई ट्रेडिशन में स्पाइसी फूड का जो इंडियन चलन है ये बहुत ज्यादा है। तो क्या लगता है आपको कि ये स्पाइसी फूड जो है ये इस वजह से भी कोई एक्चुअली तो ऐसा है कि पाइल्स जो डिसीज होता है उस जगह पर वो डिसीज जो रहता है वो डिसीज नॉट मेन डिसीज। मेन डिसीज शुरू होता है पेशेंट को पेट में। जैसे स्पाइसी फूड खाने वाला जो पर्सन रहता है उसको एपीडी होती है, मतलब एसिडिटी होती है। एसिडिटी से जो बॉबल मूवमेंट चेंजेस होता है, पेशेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मोशन दिन में 1 या 2 बार ही पास होना चाहिए। जो लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है या फिर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को मोशन या तो 2 या 3 दिन में एक बार पास होगा तो वो हार्ड पास होगा। उससे वो पैसेज में जो इंजरी होती है उसके बाद अदर डिसीज वहाँ पे होते हैं। अगर मोशन दिन में 4 या 5 बार पास होता है तो भी एनल रीजन में वहाँ पर इंजरी होती है, जिसके कारण डिसीज डेवलप होते हैं। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोग पाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि पाइल्स ये वहाँ पर होने वाला एक डिसीज है। एक्चुअली पाइल्स को मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमोराइड्स बोला जाता है। वो उसमें भी टाइप से फिर इंटरनल हेमोराइड्स अलग है जो एनल रीजन कैविटी में अंदर होते हैं। एक्सटर्नल हेमोराइड्स वो एनल रीजन कैविटी के थोड़े से बाहर होते हैं जस्ट। उसके अलावा फिशर है, फिशुला है, पॉलिप है, मतलब हजारों प्रकार के, मतलब एक मेरे 50 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें कैंसर भी एक टाइप होता है। और बहुत बार पेशेंट पाइल्स करते रहता है, पाइल्स वहाँ होता ही नहीं है,
सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि लोग इतने ज्यादा शाइंग रहते हैं कि इवन मेल पेशेंट भी मेल डॉक्टर के पास आके चेकअप करने की इच्छा नहीं रहती। सबसे बड़ा पाइल्स का अगर प्रमुख कारण ये बोलेंगे तो वही है कि पेशेंट का शाइनेस। बिल्कुल, क्योंकि देखा गया है आजकल कि कोई भी बीमारी हो या पाइल्स हो या फिर अन्य बीमारी हो, एक ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी से बन गई कि वो घर का एक जो दादी के नुस्खे कहते थे वो जरूरी ही है एक टाइम पर, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती। घर पे कोई भी मेडिसिन ले लेना या फिर कोई इलाज कर लेना, तो उस वजह डॉक्टर के पास जाना, उसके लिए भी तकलीफ है, शायद डॉक्टर के लिए भी तकलीफ ट्रीटमेंट के लिए। तो ये शाइनेस आपके पास पाइल्स के जब सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं ना, मतलब इनिशियल स्टेजेस में वो पाइल्स पता चलता ही नहीं पेशेंट को। वो जब मतलब ये समझो कि सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक जाता नहीं है, तब तक पेशेंट को भी समझ नहीं आता। तो एटलीस्ट थर्ड स्टेज में उसको जब समझ रहा है, दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी लेट। तो मतलब ही शुड नॉट ट्राई ओनली सम मेडिसिन, मतलब आजीबाजी नुस्खे जो आपने बताया तो उसने ट्राई नहीं करना चाहिए। एक बार डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कर लो। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं अभी मेरा बहुत एक 13 साल अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक एक पेशेंट को 4-4, 5-5 डिसीजेस दिखते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, एक तो पहले पेशेंट डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, गए तो दिखाने की चीज डॉक्टर साहब ने आप तो बता रहे हैं पेन हो रहा है, मेरे को ब्लीडिंग हो रहा है। एक्चुअली कैसा है, मैंने जो बताया कि 50-50 डिसीज है। अब ब्लीडिंग हो रहा है, ये जो सिम्टम है, मेरा बहुत 10 से 11 बीमारियां हैं इंटेस्टाइन में या लोअर इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में होने वाली बीमारी या एनर्जी में होने वाली बीमारी। सभी बीमारी का प्रेसिपिटेशन होता है एनर्जी के द्वारा, ब्लड निकल रहा है एनर्जी के द्वारा। हो सकता है इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है रेक्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है रेक्टम में कैंसर हो। तो ब्लीडिंग हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है एग्जैक्टली। तो जब तक कोई डॉक्टर के पास जाने के पास बाद तक जब डॉक्टर पेशेंट को चेक नहीं करेंगे, चेक करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब तक एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक ये कंफर्म नहीं हो सकता कि ये ब्लीडिंग किस कारण से हो रहा है। अब पेशेंट को ऐसा लगता है कि ब्लीडिंग तो हो रहा है, मार्केट में दवाई मिलती है, मैं वहां गया तो ये मिला वो मिला दवाई, डॉक्टर बोलते ना मैंने ये गोली खाई थी, मुझे मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया, अब बस थोड़ा सा पेन रह गया, ब्लीडिंग तो मेरा निकल गया। क्योंकि ट्रीटमेंट से भी डरते हैं लोग, टेस्ट लूंगी फलान ढिलाने का भी टेस्ट करवाएंगे, ट्रीटमेंट के डर से लोग मुझे पेन होगा ये सब होगा। पेशेंट हमेशा सिम्टम वाइज ही जाता है, पेन हो रहा है बस पेन किलर ले लिया, या ब्लीडिंग जा रहा है तो ब्लीडिंग बंद करने की गोली ले ली, बट मेन डिसीज जो है वो हमेशा अंदर ही रहता है। तो जब तक उसका इलाज ना हो, और इलाज के लिए आयुर्वेद बेटर है, कभी भी आयुर्वेद बेटर है। कहते हैं जैसे हर चीज के आयुर्वेद काफी बेटर है दूसरे ट्रीटमेंट से। अगर तकलीफ की बात करें तो आप बताइए कि तकलीफ एग्जैक्टली क्या होती है पेशेंट को, कैसे पता चले कि हाँ मुझे ये इस प्रकार की कोई तकलीफ है। हाँ, सिम्टम्स की अगर हम बात करें एकदम इनिशियल स्टेज में, अगर पेशेंट इस बारे में सोचना चाहे तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उसको मोशंस की प्रॉब्लम रेगुलरली चल रही, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी ज्यादा बार मोशन, कभी हो ही नहीं रहा 2 दिन तक, यही सबसे पहली शुरुआत है कि इसको डिसीज होने वाला है। डेफिनेटली अगर उसको स्टार्ट हुआ है, जस्ट 1 महीना हुआ है और वो अगर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके इस चीज को ट्रीट कर ले तो उसको डिसीज ही नहीं होगा। बट अगर ये चलते रहा, उसने ध्यान ही नहीं दिया, तो विद इन 6 मंथ्स और 8 मंथ्स अगर कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट है तो उसको पेन और ब्लीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि बार बार कॉन्स्टिपेशन हार्ड मोशन से उसका एनल रिंग डैमेज हो जाएगा और उसको इंजरीज होंगी, ब्लीड भी हो सकता है ज्यादा डीप इंजरी हुई तो, और जहाँ पे इंजरी हुई वहाँ पे पेन होना ही होना। तो अगर उसको थोड़ा भी इनिशियल भी पेन हुआ थोड़ा सा, अगर उसी समय वो सतर्क हो जाता है तो बहुत कम इसमें मेडिसिन में वो ट्रीट हो सकता है। लेकिन अगर उसको रिपीट इंजरी होकर बहुत सीवियरिटी में जाता है वो पेशेंट, तो ऐसे समय में बहुत बार होता है कि पेशेंट को सर्जरी भी करवानी पड़ती है। सिम्टम में मेनली ये बोल सकते हैं कि पेशेंट को एनल रीजन से ब्लीड हो सकता है। सेकंड सिम्टम वहाँ पे उसको इचिंग हो सकता है एनल रीजन में। थर्ड सिम्टम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट को वहाँ पे पेन रहेगा, पेन में भी अलग अलग टाइप का पेन रह सकता है। हो सकता है वहाँ पे कुछ कटे जैसा पेन हो, या फिर बर्निंग के समान पेन हो, या फिर थ्रोबिंग पेन बोलते हैं, मतलब ऐसा 2-2 मिनट के बाद ऐसा उसको काफी सीवियर पेन लगता है। फोर्थ सिम्टम, पेशेंट जब मोशन पास करता है उस वक्त कुछ तो उसका मांस बाहर निकल रहा है एनल रीजन से, इस प्रकार के सिम्टम रहते हैं। उसमें भी पेशेंट हाथ से दबा देगा तो उसको पेन रिलीव हो जाएगा, अदरवाइज उसको पेन चलते रहेगा। आप कुछ पेशेंट ऐसे जिसका रेक्टम मतलब एनल रीजन से पूरा रेक्टम भी बाहर रहता है, मेरा एक 6 to 7 सेंटीमीटर, इतना सारा होने के बावजूद भी पेशेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बट इनिशियल सिम्टम यही बोलेंगे कि माइल्ड बर्निंग रहेगा, माइल्ड ब्लीडिंग रहेगी, 1-2 ब्लीडिंग रहेगा, या माइल्ड थोड़ा सा पेन रहेगा इस टाइप का। क्योंकि ऐसे कई बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो कई ये जो लाइफस्टाइल है उस वजह से भी होती है। तो अगर ऐसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि किसी को शायद नहीं होता है या फिर लेट होता है, जैसे नाम ने कहा कि 2-2 दिन नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी अगर थोड़ा टाइट कुछ हुआ तो फिर
वो जरूरी है डॉक्टर? उस समय इंजरी हो सकती है उसको। एनल रीजन का जो ओपनिंग है वो नियर अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर खुलने की उसकी कैपेसिटी रहती है। अब जब मोशन उससे भी ज्यादा सर्कमफ्रेंस की आने वाली हो तो डेफिनेटली वहाँ पे इंजरी करेगा। और इंजरी करते हुए किस टाइप का इंजरी करेगा इसका कोई भरोसा नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं, जैसे आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड इसको दायर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक, तो ट्रामा होने के कारण। बहुत बार ऐसा होता है कि एनल रीजन बाय बर्थ भी छोटा रहता है। कॉजेस में अगर हम जाए तो एनल रीजन बहुत लोगों में बाय बर्थ भी छोटा रहता है, उसके कारण भी पेशेंट में प्रॉब्लम्स होता है। कॉजेस में दूसरा ये बताना चाहूंगा कि जो लेडीज पेशेंट है उन लोगों में प्रेगनेंसी पीरियड में जैसे 3-4 मंथ हो गए, 3-4 मंथ के बाद जैसे जैसे वो मतलब बेबी का वेट बढ़ते जाता है तो उस वक्त भी वो रेक्टम पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, रेक्टम की वेन फूलना शुरू हो जाता है। और अगर उस वक्त अगर वो लेडी वर्किंग है और वो सिर्फ 8 मंथ तक अगर वर्क कर रही है तो स्टैंडिंग पोजीशन में जो इरेक्ट पोजीशन है यही हमारे मतलब एक मेन पॉजिटिव फैक्टर है पाइल्स के लिए, इरेक्ट पोजीशन। पाइल्स ये डिसीज मतलब 4 लेग एनिमल में नहीं होता है, जैसे जानवर में नहीं देखा जाता है। कारण वही रहता है कि उनका जो पोस्चर है वो इरेक्ट नहीं रहता है। मैन में इरेक्ट रहेगा, मतलब ह्यूमन बीइंग में इरेक्ट रहेगा, उनमें इरेक्ट नहीं रहता, करके वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं रहते। तो ये इरेक्ट पोस्चर और ऊपर से प्रेगनेंसी के दरमियान जो वेट बढ़ रहा है बेबी का वो एक कॉज, तो ये पॉजिटिव फैक्टर से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा उस वक्त और वो रेक्टल वेन पर जो प्रेशर पड़ेगा तो वो हीमोरॉइड कॉजेस करेगा। तो फीमेल्स में ये मेनली कॉज रहता है। छोटे बच्चों में अगर कॉजेस देखा जाए तो लो फाइबर डाइट, बच्चे यूजुअली खाना नहीं खाना चाहते, बिस्किट खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, इस तरह का रहेगा। फाइबर उनके भोजन में जाता नहीं है, कोल्ड डाइट लेते नहीं है, वाटर क्वांटिटी कंजम्पशन कम रहेगा, ये बच्चों में कॉजेस हो सकता है। यूजुअली यंगस्टर्स में खास करके 20 से लेके मेरा बहुत एक 45 के एज तक ये जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट बन चुका है। उसके बाद उनको ना सोने का टाइम प्रॉपर रह चुका है, ना खाना खाने का टाइम प्रॉपर रह चुका है। और वैसे ही हमारे लाइफस्टाइल में खाने भोजन की अगर देखा जाए तो उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। कितने लोग हैं जो खाने के साथ सलाद खाते हैं? ओनली 10% लोग। इवन यंगस्टर खास करके पेशेंट जो है ना वो बी के लड़के हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि वो लोग यूजुअली मॉर्निंग ट्यूशन, दोपहर ट्यूशन, कॉलेज है, पूरा टाइम से पढ़ाई करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल खाते ही नहीं। मैंने वो ग्रीन क्या सर बोले, ग्रीन मत बताओ और कुछ जैसे बताओ, लेकिन वो ग्रीन वेजिटेबल मत बताओ। तो जितना हम नेचर से भागेंगे, जितना फाइबर से भागेंगे उतने हमको ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो लो फाइबर डाइट ये कॉज हो सकता है। ओल्ड एज की तरफ जाए तो ओल्ड एज में भी फाइबर की नीड ज्यादा रहती है, उसमें जो मतलब प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर लूज मोशंस होंगे। और दूसरा कॉज देखे जाए तो अल्टरेशन ऑफ बॉवेल मूवमेंट्स, मतलब इंटेस्टाइन में मोटिलिटी जो है वो हमारी कैसी है, हर पर्सन की अलग अलग रहती है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो वातिक, पैथिक और कफा जैसे 3 प्रकृति मानी जाती है, और वो तीनों प्रकृति के अनुसार हर पर्सन में उसकी बॉवेल मूवमेंट अलग अलग रहती है। जैसे पैथिक प्रकृति वाला रहा तो उसको नॉर्मली वो पर्सन दिन में 3 से 4 बार जाएगा, भोजन ले लिया उसको जाना ही है, बट वो नॉर्मल रहेगा। वातिक वाले जो लोग रहेंगे इनको इन लोगों की यूजुअली 2 दिन या 3 दिन में एक बार मोशन पास करेंगे। कफल वाले जो है वो दिन भर में 1 या 2 बार इस टाइप से। तो वो आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रकृति के अनुसार भी वो अलग अलग रहेगा, बट समटाइम इट इज नॉर्मल। मतलब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये माना जाता है कि वीकली 3 टाइम्स मोशन इज ऑल्सो नॉर्मल, दिन में 3 बार मोशन ये भी नॉर्मल है, बट इट शुड बी सॉफ्ट। मतलब किसी प्रकार से एनल पैसेज से निकलते उसमें इंजरी नहीं होना चाहिए। ये बात है। जैसे डायग्नोज की बात करें, डॉक्टर के पास आने से पहले अगर पेशेंट अर्ली डायग्नोज करने की बात करें कि डॉक्टर मैं आपके पास आऊँ, इससे पहले मैं खुद डायग्नोज कर लूँ, सेल्फ डायग्नोज करूँ, तो ऐसा भी कोई टाइप है कि लाइक वो पहले देख ले कि हाँ ऐसी कोई तकलीफ है? क्योंकि मैंने कहा कि ह्यूमन मेंटालिटी, डॉक्टर से नहीं क्यों डरते हैं जाने से, तो ऐसा भी कुछ इसमें पाइल्स में अवेलेबल है या फिर एक्चुअली उसको उस रीजन का तकलीफ है, बस वो इतना डायग्नोसिस कर सकता है। उसके अलावा उसमें डिसीज क्या है वो तो डायग्नोस करना मुश्किल है। जैसे कि पेशेंट डरता है, कि मैं पेशेंट को बताना भी चाहूंगी कि एक्चुअली चेकअप में पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती। चेकअप करते समय डॉक्टर्स चेकअप करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सोचते हैं कि पेशेंट को चेकअप करने के दौरान कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका हम लोग सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर पेशेंट को एनल रीजन में इंजरीज है तो कभी भी पेशेंट को ऐसे चेकअप कभी नहीं होता जिससे वो इंजरी बढ़ जाए या उसमें उसका पेन बढ़ जाए। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन पेशेंट का नहीं किया जाता। पेशेंट के ईज ऑफ जो इजीली हम लोग जिस हिसाब से उसको चेक कर सके वैसे ही चेक करते हैं। फिर इनिशियली जो हमको आउटर इसमें जो उसको सीवियर पेन की जो सिवियरिटी है उसका जो हम एक बार कॉज ढूंढ ले, उसको ट्रीट कर दें, उसका पेन रिलीव हो जाए। उसके बाद इंटरनल कुछ एस्पेक्ट हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
बट इनिशियली पेशेंट आया और उसके सारे एग्जामिनेशन कर डाले, उसको पेन हो रहा फिर भी मशीन इंसर्ट कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। इनिशियली पेशेंट को नॉर्मली ही चेक किया जाता और उसका पहले पेन रिलीज किया जाता। इसमें आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा, सिर्फ पेशेंट ने क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब जो एनोरेक्टल सर्जन है या जो पाइल स्पेशलिस्ट है जिनकी एमडी या एमएस की डिग्री है, उन लोगों के पास पेशेंट ने जाना चाहिए, वहीं पर प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। ऐसे बहुत से मतलब मोदी लोग घूमते रहते हैं या फिर मोदी लोग बैठे हैं या फिर किसी ने अपना कोई बोर्ड लगा के रखा है, वो लोग जैसे नोवेल पाइल्स का देखिए पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे जाते हैं ना, उसकी डिग्री देखते कि बंदे का एमडी है या एमएस है नहीं है, उसका कोई उसमें रिसर्च है, ये कुछ भी नहीं लिखा जाता। वहाँ पर जाते हैं, वो सिम्टम बता देते हैं, वहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है मेडिसिन दे ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। या वहाँ पर वो लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट डालते हुए तो पहले ये देखना चाहिए कि वो बंदा उस फील्ड में मतलब ट्रेंड है या नहीं है, तो उन लोगों के द्वारा ही चेकअप है, ये सबसे मस्त है।